गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 7 जनवरी 2024 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और मैं ऑलरेडी द हिंदू पेपर का आज का एनालिसिस कर चुकी हूं, तो जो भी कॉमन आर्टिकल हैं वो मैं यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी। वो आप यहां पर मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि वो वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है जो कि बात कर रहा है आदित्य L1 इसरोज फर्स्ट मिशन टू स्टडी सन इन फाइनल ऑर्बिट अनदर लैंडमार्क। पीएम के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। बात किसकी हो रही है? आदित्य L1 मिशन की। पहले ही बता दूं कि ये सेम जो आर्टिकल है वो द हिंदू के अंदर भी आ चुका है इसी वजह से, और वहां पे मैं बहुत अच्छे से हमने इसके ऑब्जेक्टिव पे बात की है, प्रीलिम्स के हिसाब से बात की है क्या इंपॉर्टेंट है, और मेंस के हिसाब से हम देख चुके हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, क्या इसका पाथ था, किस प्रकार से गया है। तो यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था 2023 में, और आफ्टर आज लगभग ये 127 दिनों के बाद सैटरडे को, यानी कि कल 127 डेज के बाद में ये इसका जो पाथ बनाया गया था, होलो जो एक ऑर्बिट होता है उसके अंदर ये पहुंच चुका है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी। ये सभी पिक्चर्स की मदद से मैं ऑलरेडी इसको समझा चुकी हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इट्स हैप्पी न्यू ईयर फॉर सम। देखिए आज संडे का दिन है, तो हमें पता है इंडियन एक्सप्रेस में इतने ज़्यादा आर्टिकल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, तो बहुत ही कम है। लेकिन हम जितने आए हैं और यूपीएससी के हिसाब से जो जरूरी है उनको अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो ये आर्टिकल लिखा गया है पी चिदम्बरम द्वारा। ऑथर क्वेश्चन करते हैं कि जो क्लेम्स बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जो वो आने से पहले क्लेम करती है कि हम ओवरऑल जो हैप्पीनेस है उसके ऊपर काम करेंगे, इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? एक 1.42 बिलियन के जो इंडियन सिटीजन अभी फ़िलहाल में है, क्या उनकी हैप्पीनेस के ऊपर यहाँ पर काम किया गया? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर यहाँ पर काम हुआ है? तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि कहीं ना कहीं ये बहुत सारी स्पेक्टुलर बातें जो की गई थी वो कुछ भी यहाँ पर पूरी तो होती हुई नहीं दिखाई। जो प्राइमरी बेनिफिशियरी है, जो ग्रोथ की बातें कर रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेशन है या फिर हाई नेट वैल्यू इंडिविजुअल्स को ही यहाँ पर देखा जा रहा है। पर्टिकुलर जो प्रोफेशंस यहाँ पर कुछ देखे गए हैं कि उनके लिए अच्छा हो रहा है, फिर इंडस्ट्रीज के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी यहाँ पर अच्छा देखा गया है। मेंस पे यहाँ पे सवाल आ सकता है, इससे बन सकता है, जैसे कि क्रिटिकली एवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन डिफरेंट सेक्टर्स एंड क्लासेस ऑफ सोसाइटी। खासकर कुछ जो इश्यूज यहाँ पर बातें होंगी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, उनको एड्रेस करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ है, महंगाई है, तो ये सारी बातों के ऊपर मेंस से सवाल आ सकता है। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा इजी बनाने के लिए, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से समझ सके, इसकी हम मदद लेते हैं माइंड मैप की। पहला जो है वो यहाँ पर पॉइंट हम देख पाएंगे जो कि बात कर रहा है इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट। तो अब यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी जिनके ऊपर फोकस किया गया था, वो कहीं ना कहीं लो डायरेक्ट टैक्सेस से हाई डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ में बीच में बनाया गया था। बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, जैसे कि रोड्स में हुआ है, ये बात बिल्कुल सच है, रेलवेज में, पोर्ट्स के अंदर। लेकिन जो एम्फेसिस है ना, अकॉर्डिंग टू ऑथर, की वो एजुकेशन के ऊपर और आपकी जो हेल्थ है उनके ऊपर यहाँ पर बहुत ही कम किया गया है। तो ये एक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है यहाँ पर ऑथर द्वारा कि ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, और इसी की वजह से ऑथर को लगता है कि जो पॉलिसीज ज़्यादातर बनाई जाती हैं जो सेक्टर्स को हैप्पी कर रही हैं, कि वो किसी इंडस्ट्री को हैप्पी कर रही हैं, रेदर जो द ओवरऑल सोसाइटी है, जिनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये दो ही पैराडिगम है। आपकी शिक्षा जो है वो होनी चाहिए, हेल्थ आपके पास अच्छी होनी चाहिए, तो उनके ऊपर यहाँ पर बहुत कम फोकस किया गया है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये करते हैं जो कि है द डार्क साइड इन इक्विटी इन सोसाइटी। देखिए यहाँ पर दो बातें होती हैं, एक होती है अनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इक्वल नहीं है लोग, कि आप सभी लोग समान नहीं हैं। लेकिन जब बात आती है इक्विटी की, तो इक्विटी एंड इक्वलिटी दोनों अलग शब्द हैं। इक्विटी का मतलब होता है कि एक इक्वल का क्या मतलब होगा, आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 20 रुपये हैं और आपके पास 2 इंसान हैं, आपने दोनों को 10-10 रुपये यहाँ पर दे दिए,
ठीक है, ये क्या हो गया आपकी इक्वालिटी। लेकिन जब इक्विटी की बात आएंगी तो आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे। आप इक्विटी में देखेंगे कि आपके पास 20 रुपीज़ हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसके पास फिलहाल 0 रुपये हैं और एक इंसान ऐसा है जिसके पास 100 रुपये हैं। दोनों को खाना खाना है, इसके पास इतना खाना है कि अपना पेट भर सकता है, इसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि ये कुछ भी खा सके। तो अब आप ये पूरे 20 रुपीज़ यहाँ पर इसे दे देंगे कि ताकि ये जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसको ज़रूरत है, वो अपने लिए कुछ यहाँ पर लेकर खा सके। तो ये होता है इक्विटी कि जिसको ज़रूरत है आप उसको दे दें, जिसको ज़रूरत नहीं है आप उसको नहीं दे। तो लेकिन समाज के अंदर यहाँ पर जो इनइक्विटी है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई जा रही है। ऑथर के अकॉर्डिंग वो अटेंशन लेना चाहते हैं अलग अलग सेक्शन से कि जो लोग बहुत कम इनकम कमाते हैं या फिर अनएम्प्लॉयड हैं, उन पे भी तो यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए ना। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजिक प्लान जो था इन बर्निंग इश्यूज को लेकर, उसमें कमी यहाँ पर दिखाई गई है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जो कि है द अनएम्प्लॉयड एंड मनरेगाज। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो कि मनरेगा है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो इशू है बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको एड्रेस किया जा सके। तो कौन सा इशू यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बेरोजगारी। यानी कि लोग जो यहाँ पर काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं सस्टेन रहने के लिए, उनको वो मौका मिल ही नहीं गया। लेकिन इसको भी यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्शन था, ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से अपोजिशन फेस कर रहा है और ये ऑथर का बिल्कुल मानना है। कुछ कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो डीलिस्ट कर दिए गए हैं 2022 के बाद से, कि अब उनको काम नहीं बन रहा। अप्रैल 2022 के बाद यहाँ पर डीलिस्टिंग होती है। बहुत सारे ऐसे वर्कर्स थे जो मनरेगा के अंडर काम करते थे, उनको हटा दिया जाता है काफ़ी मात्रा में। और यहाँ पर इसके अंदर भी थोड़ा सा लैक दिखाई देता है। जो सपोर्ट दे सकती थी यहाँ पर गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को या फिर उनके जीवन को थोड़ा बेहतर बना दे सकती थी, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। लैकनेस, इंटरेस्ट की कमी यहाँ पर है। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा उठाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर बात करते हुए कहते हैं कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ों में इंडिफरेंस कर रही है। ना तो वो जॉब बना रही है, दूसरी बात जॉब देने की बजाय वो फोकस कर रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ कि आप खुद से ही कुछ काम करें, एंटरप्रेन्योरशिप करें। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसकी बुराई की जा रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं कंट्री के, वो या तो स्कूलिंग में बहुत कम हो गए या फिर उनके पास ट्रेनिंग इतनी नहीं है कि वो यहाँ पर काम कर सके खुद का कोई, तो स्किलिंग की कमी है। इसी वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए, उनके भरोसे छोड़ने के बजाय उनको स्किलिंग करवानी चाहिए। इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि वोकेशनल स्टडीज़ की बात होती है। जब वोकेशनल स्टडीज़ क्या होती हैं कि ऐसी जो कुछ पढ़ाई की स्किल, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो कि आपको कोई स्किल सिखा रहा है ताकि जीवन यापन में आप उसका इस्तेमाल कर सकें। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहले हम देखेंगे कि जो महंगाई है उसने एक नए तरह का यहाँ पर खतरा निकाला हुआ है पॉपुलेशन के लिए। वो बहुत महंगाई हो चुकी है हर तरफ देखा जाए तो। खासकर जो टॉप 10% हैं इंडिया के अंदर के लोग, उनके पास पूरे भारत की 60% वेल्थ है, पूरे नेशन की 60% वेल्थ है टॉप 10% के पास में। तो ये एक जो इनइक्वालिटी दिखता है, फिर जो इम्पैक्ट दिखाई देता है, वो बहुत ही खतरनाक है। सो इसी तरीके से एसेंस में अगर बात करें तो यहाँ पर ऑथर आर्ग्यू करते हैं, पी चिदम्बरम जी बोलते हैं कि सेम वैसे तो ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट भी दिखा रही है, देखिए हम लोग 7.6% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्लेम बनाए जा रहे हैं ये सभी में डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक तरीके से नहीं है। हमने कल ही देखा कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इंडस्ट्री के सेक्टर की ग्रोथ जो थी वो इतनी अच्छी यहाँ पर निकल के नहीं आई। तो अलग अलग सेक्टर्स का हमें पता चल रहा है कि ग्रोथ का पैराडिगम क्या क्या है। यही ये बात कर रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर में ये ग्रोथ एक जैसी नहीं है, और यही हम
बातें यहाँ पर बार बार हो रही है, तो फिर ये क्रिटिसाइज करते हैं ऑथर की पॉलिसीज इस तरीके से बनाई जा रही है कि वो अमीर को और ज़्यादा अमीर बना रहे हैं, रिच को रिच बना रहे हैं, और जो रिचर होता है उसको रिचेस्ट बनाया जा रहा है यहाँ पर। यानी कि कहीं ना कहीं वेल्थ जो है, पैसा जो है, उसका एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन देखना जा रहा है कि वो इकट्ठी हो रही है एक ही जगह पे। और इसी तरह वो कहते हैं कि इसी वजह से जो न्यू ईयर है वो कुछ लोगों के लिए अच्छा है, खुश है, लेकिन जो मेजॉरिटी पीपल है इंडिया के, उनके लिए कोई अच्छा नहीं है, कोई खुशी देने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इकोनॉमी पेज से यहाँ पर आया हुआ है, जो कि है फ्रिज रेट्स हैव डबल ड्यू टू रेड सी डिस्ट्रप्शंस। ऑफिशियल की तरफ से छापा गया है और ये आज का हमारा लास्ट आर्टिकल ही होने वाला है, क्योंकि संडे का दिन है, एक्सप्लेन पेज नहीं आया, एडिटोरियल पेज नहीं आया है, तो ठीक है, लेकिन इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, डिटेल में जाके समझेंगे क्या बातें हो रही हैं। डिस्ट्रप्शंस की बातें हो रही है, रेड सी के डिस्ट्रप्शन के बारे में हम सब लोग वेल अवेयर हैं। क्यों, कौन कर रहा है इन डिस्ट्रप्शन को? हाउती ग्रुप है ईरान का, जो जितने भी कमर्शियल शिप है, यहाँ पर 15 से ज़्यादा कमर्शियल शिप्स के ऊपर इन्होंने हमला किया है। इसी के बाद यूएसए आता है, यूएसए बोलता है, अभी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। यूएसए आके बोलता है कि चलिए हम ऑपरेशन गार्डियन प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर बनाते हैं। अब ऑपरेशन गार्डियन प्रॉस्पेरिटी क्या है कि हम लोग मिलकर, कुछ कंट्रीज जो है रेड सी के अंदर, वो सभी की सभी मिलकर यहाँ पर सामने आती हैं और गार्ड करती हैं, जो समृद्धि होती है उसको गार्ड करेंगे। नेवल फोर्सेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। पहले माना गया था कि इसमें 20 लोग होंगे जो यहाँ पर आएंगे, लेकिन 20 कंट्रीज़ यहाँ पर नहीं आए, कुछ उनमें से 11 कंट्रीज़ पीछे हट गई, क्योंकि अगर इसके साथ मिलना था, यूएस के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना था, इसका सीधा सीधा मतलब था आप इजराइल के साथ खड़े हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से इंडिया भी इसका भाग नहीं बनता है, इंडिया भी इसका पार्टनर नहीं बनता है, लेकिन यूएसए और साथ में कुछ और 9 जो देश है, कंट्रीज़ है, वो यहाँ पर साथ में आती हैं। और उसके बाद ये कुछ हमले भी करती हैं हाउती ग्रुप पे, कुछ लोगों की यहाँ पर इन ग्रुप से डेथ भी हो जाती है। इंडिया के 2 शिप्स पे ऑलरेडी हमले हो चुके हैं। फिर एक शिप ऐसा था इंडिया का कमर्शियल शिप जो क्रूड लेके आ रहा था, जो कि हमारा था न्यू फोक शिप, तो उसके ऊपर भी 21 क्रू मेंबर्स थे, हमें पता चला पहले भी, और उसको भी हाईजैक करने की कोशिश की गई थी कल। तो ये सब अभी तक हमें पता था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हाउती ग्रुप का मानना है कि जो लोग इजराइल के साथ खड़े हैं वो गलत कर रहे हैं और हम उनके साथ नहीं हैं और उनको इजराइल के खिलाफ होना पड़ेगा। इसी वजह से बार बार डिस्ट्रप्शंस हो रही है रेड सी के अंदर, और इन्हीं डिस्ट्रप्शंस की वजह से काफ़ी बड़ा एक सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिल रहा है फ्रीज ट्रेड्स के अंदर। यानी जो आप रेट लेके जा रहे हो, आप जो ये लेके जा रहे हो, शिप आपको जो दिखाई दे रहे हैं, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर कोई शिप जाता है, राइट, इस शिप के अंदर जब आप जाते हैं तो इस शिप में बहुत सारा प्रोड्यूसिंग का सामान होता है, ठीक है। तो ये सामान जो रख के लेके जाया जाता है, इसको सस्टेन भी करना होगा ताकि ये खराब ना हो जाए। इसको रखने के लिए इसको संभालना भी पड़ेगा, फेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो कहीं ना कहीं इसको संभालना पड़ता है ना, इसके रेट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके वजह से महंगाई हो रही है, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक अब उनको स्टोर करके रखना पड़ता है। लेकिन पहले भी हम ये समस्या समझ चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो पहले कुछ पैसों पर हो चुका है, अब जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है उतने ही पैसों में आपको इसको डिलीवर करना पड़ेगा। तो बहुत सारे शिप ऐसे हैं जो अपना रूट बदल दे रहे हैं। रूट क्या होता है? रास्ता। और जो रेड सी से ना होके अफ्रीका से या दूसरे रास्तों से जा रहे हैं, तो उनको 10 से 20 दिन ज़्यादा लग रहे हैं इस चीज़ को, इसके टारगेटिक जगह तक पहुंचाने के लिए। तो इसी वजह से रेट बढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या है, अब चलिए थोड़ा सा माइंड मैप की मदद से हम समझते हैं, इसको ईजी बनाते हैं थोड़ा सा, कि जो फ्रीज रेट है उनकी वजह से प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है। यहाँ पे सवाल आ सकता है ना मेंस में कि डिस्क्राइब करिए जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है डाइवर्सिफाई करने की ट्रेड रूट्स की, जैसे कि रिसेंट में डिस्ट्रप्शंस रेड सी में देखने को मिला है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है मेंस में। या फिर कोई सवाल पूछ सकता है कि डिस्कस कीजिए किस प्रकार से जो रेड सी है उसके जो डिस्ट्रप्शंस हुए हैं उनको इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या क्या अफेक्ट पड़ा है और क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए या फिर समझने के लिए। तो ये सारे सवाल तो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं और मेंस के अंदर, इसी वजह से हम इसको इन्हीं तरीके से समझेंगे कि अगर ऐसा सवाल आ जाता तो हम आंसर कैसे करें। तो पहला यहाँ पर पॉइंट होगा पीक सीजन इम्पैक्ट। देखिए
फ्रेट रेट जो होते हैं यूजुअली वो $500 से लेकर यहाँ पर $700 तक पड़ता है खर्चा जब आप किसी रूट पे जा रहे हो यूरोप में। तो जब आप यूरोप के रूट्स पे जाते हो तो इतना खर्च आपको आता है। ये इंडिया से ज़्यादा बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन जो पीक सीजन होता है, पीक सीजन क्या होगा, जब ज़्यादा यहाँ पर शिप्स चलेंगे, कमर्शियल काम ज़्यादा होगा, तो ये पीक सीजन होता है आपका जनवरी से मार्च तक का। तो इस सीजन के अंदर हमें समझ में आता है कि ये जो रेट है ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो $1500 तक का ये रेट यहाँ पर चला जाता है। लेकिन जब अब करंट डिस्ट्रप्शन हो गए हैं तो ये रेट और ज़्यादा बढ़ गई है। ये रेट, ये जो खर्चा आ रहा है ये और ज़्यादा 1500 से 2000 तक का बढ़ गया है। और अगर एक वार और हो जाए और ये जो रिस्क हो जाते हैं उनको संभालने के लिए, ड्रोन वगैरह से हमले हो गए हैं तो उनको संभालने में, उसकी सर्वेलेंस के लिए और ज़्यादा खर्च यहाँ पर $3000 तक का कभी कभी किसी एक कमर्शियल शिप पे आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी की वजह से फिर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिस्क भी है यहाँ पर। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिस्क में बात करें तो एनी डिस्टर्बेंस, जो भी बब अल मंदीब स्ट्रेट, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। बिल्कुल ये जो जगह है ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है और अगर आप इसको याद नहीं रख पाएंगे प्रीलिम्स के लिए तो फिर ये तो गलत बात है। तो हम देख लेते हैं एक बार कि बब अल मंदेब जो है वो स्ट्रेट है कहाँ पर। तो चलिए आते हैं, हम पहुंचते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। और जब आप यहाँ पर रेड सी में जाएंगे, जो कि यहाँ पर ये आपको रेड सी दिखाई दे रहा है, नीचे ये ओशन, इंडियन ओशन है, यहाँ पे अरेबियन सी है। तो रेड सी जो है कि ये बीच का एरिया है यहाँ पर अरेबिया के और अफ्रीका के। जब आप यहाँ से इस स्ट्रेट को आप देख पा रहे हैं कि एक छोटी सी स्ट्रेट ये दिखाई दे रही है दोनों लैंड के बीच से, ये है आपकी बब अल मंदीब स्ट्रेट। तो ठीक है, मंदीब स्ट्रेट ये स्ट्रेट है, यहाँ से होकर आप जाएंगे इधर से और फिर यहाँ की सुएज कैनल से आप निकल कर जाएंगे मेडिटेरियन सी में। तो ये आप इसको दोबारा से थोड़ा ध्यान से समझिए। इतना आपको दिखाई दे रहा है कि मुंबई है, मुंबई से अरेबियन सी से होते हुए यहाँ पर बब अल मंदेब स्ट्रीट से गुजर कर अंदर जाना पड़ता है रेड सी में, और रेड सी से यहाँ पर कारो जो है, सुएज कैनल जो है, इससे होकर निकलना पड़ता है यूरोप के साथ, मेडिटेरियन सी में पहुंच जाते हैं, यूरोप में पहुंच जाते हैं। काफ़ी छोटा रास्ता है। अगर आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे तो दूसरा क्या रास्ता है यूरोप तक पहुंचने का? दूसरा रास्ता सीधा सीधा बनता है कि आप मुंबई से होते हुए पूरा हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्रॉस कर कर सदर्न अफ्रीकन की टिप पे जाते हुए इधर से आए और यहाँ पर आकर आप मेडिटेरियन सी के अंदर आए। बहुत बड़ा रास्ता हो जाता है, तो ज़्यादा कॉस्ट होगी, ज़्यादा दूर से जाना होगा। तो इसी वजह से ये माना जा रहा है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है। और ये जो आपको स्ट्रेट है ये वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग लाइन्स मानी जाती है वर्ल्ड की, सबसे बिजिएस्ट यहाँ पर होती है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट रिस्क है इंडिया के लिए, खासकर ट्रेड की बात करें जब हमें क्रूड ऑयल को लेके आना है, LNG गैस को लेके आना है, इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है एक्सपोर्ट के कंसर्न है। देखिए जो राइजिंग फ्रीट कॉस्ट हो रहा है उसकी वजह से जो लो मार्जिन गुण है, जिन पे ज़्यादा हमें मार्जिन, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, जैसे कि टेक्सटाइल, कपड़े वगैरह, एग्रीकल्चर, तो उनको, उनके जो शिप्स वगैरह है उनको बैक कर दिया जा रहा है, होल्ड कर दिया जा रहा है कि अभी इनको मत कीजिए, डिले किया जा रहा है, क्योंकि पोटेंशियली जो डिक्रीज हो रहा है इसकी वजह से एक्सपोर्ट में देखने को वो भी मिलेगा और पोटेंशियल ये है कि इनके ऊपर हमले भी हो सकते हैं। तो ये भी एक समस्या यहाँ पर है। फिर हम देखेंगे कि ट्रेड डाइवर्सिटी को रिकमेंडेड किया गया है। जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, कौन है ये? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, GTRI, इन्होंने सजेस्ट किया है कि इंडिया को फोकस करना चाहिए कोई अल्टरनेट ट्रेड रूट को ढूंढने का, और जो उनकी सप्लाई सोर्सेज है उसको भी डाइवर्सिफाई कर दीजिए। आप सिर्फ एक जैसा यहाँ पर सामान मत भेजिए, अलग अलग एक्सपोर्ट करिए ताकि जो रिस्क है वो थोड़े कम हो सके। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि है डिपेंडेंस ऑन बब अल मंदेब स्ट्रेट। देखिए अराउंड 5% जो इंडिया का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर, उसकी वैल्यू लगभग $105 बिलियन थी, जो कि सुएज कैनल से पास होकर जाती है और जो कि बब अल मंदेब स्ट्रेट से ही निकलती है। हमने अभी मैप में देखा। तो इसी तरीके से अप्रोक्सीमेटली 50 से 60% जो इंपोर्ट हो रहा है या फिर जो एक्सपोर्ट हो रहा है यूरोप का, नॉर्थ अफ्रीका का, वो इसी रास्ते से होता है। तो इसीलिए इसके ऊपर डिपेंडेंस ज़्यादा है। अब यही ब्लॉक की जा रही है, इसी पे इतना सिक्योरिटी रिस्क है,
तो फिर से समस्या है। फिर हम देखेंगे कॉपिंग विद द क्राइसिस। देखिए जो खासकर जो अभी स्ट्रेन पड़ा हुआ है सिचुएशन का, वो कहीं ना कहीं इंडिया को होल्ड बैक कर रहा है या फिर अल्टरनेटिव रूट ढूंढने के लिए मजबूर कर रहा है, जैसे कि अफ्रीका से होते हुए, कैप ऑफ गुड होप से होते हुए आप नीचे से जाएं। और ये अगर करेंगे तो फिर से हमारे पास सवाल क्या है, इसकी वजह से इंक्रीज लगेगा जो भी एनर्जी की कॉस्ट है, जो आपका फ्यूल की कॉस्ट आएगी वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, पैसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये रिड्यूस करना पड़ेगा, कोई स्टेप ऐसे निकालने पड़ेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है रेड सी के पैसेज के ऊपर वो रुक सके। लास्ट में हम देखेंगे कॉस्ट इंक्रीज। पूरा का पूरा आर्टिकल का यही एक मैं बोलूँ कि एसेंस ही यही है पूरी की पूरी। तो जो टर्मोइल है वो काफ़ी हायर शिपिंग कॉस्ट यहाँ पर लेके आ गया है। 40 से 60% तक यहाँ पर जो शिपिंग का खर्चा आता था वो बढ़ गया है इस टर्मोइल की वजह से, और जिसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं, 20 से 30 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। और ऐसा हो रहा है कि इंश्योरेंस जो प्रीमियम्स थे वो भी यहाँ पर 5 से 20% तक बढ़ गए हैं। तो इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स होते थे किसी भी सामान के, उनके रेट भी यहाँ पर बढ़ गए हैं। देश का जो काउंट है 20 दिनों से वो भी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो हर चीज़ें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से जो खासकर जो पायरेसी है, अटैक है, उनके भी खतरे यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो इसी वजह से जो रेड सी है वो एक सिग्निफिकेंटली अफेक्ट एरिया कर रहा है, और जो फ्रीट रेट्स है वो थोड़े लोअर तो है। पेंडेमिक में जो रिकॉर्ड हाई हुए थे 2021 में उससे ये कम है, लेकिन ये कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, हाई कंटिन्यूसली चल रही है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए। तो इनके ऊपर कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन यहाँ पर अब सवाल उठ रहा है कि इंडिया और इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ पर क्या पोजीशन लेने वाली है, क्या स्ट्रेटजी बनाने वाली है कि ये जो एनर्जी सप्लाई मैनेजमेंट के ये जो रूट्स हैं इनको बरकरार रखा जा सके, या फिर ये काम हमारा जो करते हैं हम लगातार वो होता रहे। खैर, इसी के साथ हमारा आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। छोटा न्यूज़पेपर था बट आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।